नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल अवध की क्लास में करता हूं। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को प्राचीन इतिहास के आदि ऐतिहासिक काल के बारे में बताऊंगा। ओके, कल मैंने आपको बताया था प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पाषाण काल के बारे में अध्ययन किया था। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा आदि ऐतिहासिक काल के बारे में। इसके अंतर्गत हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इस वीडियो में हम लोग इस सभ्यता से जुड़े कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे और इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोगों को सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव को पढ़ाऊंगा, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक, तो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक, हम लोगों को पता है कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता है, जो एक प्रमुख सभ्यता है। यह भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है। इस सभ्यता के बारे में जब जानकारी नहीं थी हमें, तो हम पहले वैदिक सभ्यता को प्राचीन सभ्यता मानते थे, किंतु ब्रिटिश काल में इसे खोजने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और जब इस सभ्यता का पता चला तो यह ज्ञात हुआ कि भारत की सबसे प्राचीन कोई सभ्यता है तो यह सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और यही नहीं, बल्कि यह विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। जैसे विश्व की और भी व्यवस्थाएं हैं, से ह्वांगो की सभ्यता, इसे चीन की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दजला-फरा सभ्यता, इसे मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और नील नदी की सभ्यता, इसे मिस्र की सभ्यता भी कहा जाता है। इन सब में हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता थी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले हम बात करेंगे इस सभ्यता के खोज के बारे में। इस सभ्यता की खोज कैसे हुई? सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में चार्ल्स मैसन ने 1826 में इसका पता लगाया। यह ब्रिटिश काल के एक व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया और हड़प्पा के सभ्यता में कुछ जानकारियां इन्हें मिली, जिससे इन्होंने यह अनुमान लगाया कि इस क्षेत्र में कोई सभ्यता है। यह घटना 1826 में हुई। इन्होंने एक पत्रिका निकाली जिसका नाम है नैरेटिव ऑफ जर्नीस। इस पत्रिका में इन्होंने हड़प्पा के बारे में कुछ जानकारियाँ लिखी और यह धीरे धीरे फैलता गया। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे बर्टन बंधु और जेम्स विलियम का। बात करेंगे कि इन्होंने इस क्षेत्र में क्या काम किया। तो 1856 के आसपास पाक के दो क्षेत्रों कराची और लाहौर के बीच रेलवे लाइन बन रही थी। इस लाइन के निर्माण में दो इंजीनियर थे। मैंने बताया बर्टन बंधु और जेम्स विलियम, ये दो इंजीनियर थे और ये दोनों भाई थे। ठीक, ये दोनों भाई थे। इसी के क्रम में इन्हें लाइन बिछाने के नेतृत्व में जब काम हो रहा था तो इन्हें एक टीलों से ईंट प्राप्त होने लगी और इन्होंने इसी ईंटों के माध्यम से रेलवे लाइन को आसानी से बचाया। मतलब ये जो ईंटों को इन्होंने रेलवे लाइन के नीचे बिछा दी। नतीजा यह निकला कि इन्होंने तो यह ज्ञात हुआ कि यहाँ कोई पुराना भवन यहाँ किला था, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि यहाँ कोई पुरानी सभ्यता थी और इन्होंने इस संबंध में ज़्यादा सोच विचार नहीं किया। ठीक, आइए बात करते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम की। ये 1853 से 56 के बीच की बात है। तो इसी क्रम में अगर पहली बार किसी ने इस क्षेत्र पर शोध करने का प्रयास किया तो वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जो 1853 से 56 तक के बीच में इस क्षेत्र का दौरा किया और यहाँ जानकारी इकट्ठा की। लेकिन यह भी उतनी सफल नहीं हुई जितनी की होनी चाहिए थी। ठीक, फाइनली हम लास्ट में जो
आपको हमेशा याद रखना, मैं वो बता रहा हूँ कि सर जॉन मार्शल ने 1921 के आसपास में इन्हीं के नेतृत्व में इस क्षेत्र पर खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ और उस समय 1921 के समय में सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। इन्हीं के सहयोग से वहाँ पर खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ और इसमें 2 भारतीय थे, एक दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ये भी इन्हीं के साथ थे और इन दोनों के सहायता से इन्होंने खुदाई का कार्य किया और दयाराम साहनी को हड़प्पा और तथा राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो, इन दोनों क्षेत्रों के अध्ययन के बारे में इन्हें दिया गया। ठीक, यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं आइए उस पर ध्यान देते हैं कि पहला प्रश्न यह बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई किसके नेतृत्व में हुआ। तो ये आपका इसमें आपका उत्तर होगा सर जॉन मार्शल। और यहाँ पर यह पूछे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो यह दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, जिसमें दयाराम साहनी ने हड़प्पा और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। ठीक, यह खोज के संबंध में बात था, आपको मैंने खोज के संबंध में बताया। अब आइए हम बात करते हैं इसके काल के बारे में बात करते हैं। बात करें अगर हम काल की सभ्यता की, तो आपको इसके काल में बहुत से जानकारियाँ मिलती, बहुत सी किताबों में बहुत से लोगों ने लिखा है। ठीक, तो सर जॉन मार्शल ने पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसे जो है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक माना। सर जॉन मार्शल ने इसे 3250 से 750 ईसा पूर्व माना। ठीक, लेकिन आपको पता होगा कि एक पद्धति है जिसे कार्बन 14 पद्धति के नाम से जाना जाता है। इससे जब डीपी अग्रवाल ने इसका अध्ययन किया तो इस पद्धति से यह पता चला कि इस सभ्यता का काल 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कार्बन 14 के आधार पर इसकी आयु क्या थी। तो इसकी आयु 2350 1750 ईसा पूर्व थी। और अगर पूछे किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने इसे माना, तो ये होगा डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 पद्धति के आधार पर इस सभ्यता की आयु 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना। ठीक, सभी विद्वानों के अलग अलग मत होने के कारण फाइनल में इसे इस सभ्यता का आयु जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से इसे 1700 ईसा पूर्व तक इसे फाइनली मान लिया गया। ठीक, फिर आइए उसके बाद हम बात करते हैं इसके नामकरण के। तो इसका नामकरण क्या हुआ, इसका पहला नाम हमें मिलता है सिंधु सभ्यता। पहला नाम हमें क्या मिलता है, सिंधु सभ्यता। प्रारंभ में जब खुदाई हुई थी तो सभी स्थल सिंधु नदी के क्षेत्र में ही मिल रहे थे, तो इस आधार पर इसका नाम सिंधु सभ्यता हुआ। ठीक, लेकिन बाद में सरस्वती नदी के क्षेत्र में भी कुछ स्थल प्राप्त होने लगे तो इसका नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो अभी सबसे महत्वपूर्ण है वह है हड़प्पा सभ्यता, मतलब इसका नाम हड़प्पा सभ्यता। फिर बाद में इसका नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, हड़प्पा क्षेत्र में भी ये पाने लगे थे सिंधु घाटी के कुछ स्थल। तो सबसे महत्वपूर्ण चर्चित यह है कि हड़प्पा सभ्यता इसका नाम कैसे पड़ा। इतिहास में यह नियम रहा है यदि किसी सभ्यता के नाम में किसी प्रकार की समस्या हो तो उसका नाम वह रखते हैं जिस स्थल की प्राप्ति सबसे पहले हुई थी। तो सबसे पहले जब खुदाई हुई थी तो सबसे पहले हड़प्पा नामक एक वहाँ निवास स्थान था, हड़प्पा जैसे गांव, वहाँ एक शहर था हड़प्पा नाम का। तो सबसे पहले उस क्षेत्र में स्थल प्राप्त हुआ, तो इन्हीं इतिहासों के आधार पर इसका नाम
हड़प्पा सभ्यता रखा गया। तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया, जो दयाराम साहनी के देख में इसको खोजा गया था। ठीक, आइए अब हम इसके उद्भव के बारे में जानते हैं कि इसका उद्भव मिस्र ये कैसे उत्पन्न हुआ। इस सभ्यता के निर्माता के बारे में जब बात बताई जाती है तो अनेक से विद्वानों में बहुत ही मतभेद है। इस क्रम में जो विदेशी विद्वान थे उन्होंने अपना मत विदेशी मतों को प्रधानता, जो विदेशी मत थे उनमें जॉन मार्शल, व्हीलर चाइल्ड एंड डी कौशाम्बी, इन्होंने विदेशी मतों का समर्थन किया। इसमें इन्होंने कहा कि इस सभ्यता का विकास सुमेरियन सभ्यता से हुआ, मतलब कि इस सभ्यता में जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें सुमेरियन सभ्यता के लोग आके बसे और इन्होंने ही यह बसाया, क्योंकि इसमें जो भवन निर्माण थे वो सिंधु सभ्यता और सुमेरियन सभ्यता दोनों में एक ही जैसे भवन निर्माणों की आकृति में थी। इसी आधार पे इन विदेशियों ने इसे सुमेरियन सभ्यता का नाम बताया, मतलब इनका उद्भव, कहा कि इनका उद्भव सुमेरियन सभ्यता से हुआ। और वहीं अगर बात करें हम स्थानीय मत की, तो इसमें स्थानीय मतों में राखलदास बनर्जी ने इसे द्रविड़ बताया, मतलब इनका विकास जो है द्रविड़ों से हुआ। और टी.एन. रामचंद्र घोष और लक्ष्मण स्वरूप ने इन्हें कहा ये आर्य थे, मतलब इनका उद्भव आर्यों से हुआ। इसमें अगर बात करें हम आर्य की, तो आर्य जो है वो वैदिक काल में थे और वैदिक काल में आर्य झोपड़ी में रहते थे और इस सभ्यता में जो रहते थे वो पक्के मकानों में रहते थे, ईंटों से बने मकानों में रहते थे। तो यह हम नहीं कह सकते कि ये आर्य थे। और बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो माना जाता है वो द्रविड़ आर.डी. बनर्जी के द्वारा दिया हुआ ही माना जाता है। आर.डी. बनर्जी में राखलदास बनर्जी के ही मत को आगे बताया जाता है कि इन्हीं के मत को ही ज़्यादा सपोर्ट दिया गया। परिणाम इससे यह निकलता है कि अब इस स्थानीय मत को सिद्ध किया जाए, तो इन्होंने सिद्ध किया। तो सुमेरियन सभ्यता थी, उनकी नालियाँ अलग थी, हमारी नालियाँ अलग थी, उनके मकान पक्के ईंटों के थे, हमारे मकान भी पक्कों ईंटों के थे, लेकिन उनके ईंटों की जो लंबाई चौड़ाई वो अलग थी, हमारी ईंटों की लंबाई चौड़ाई वो अलग थी। इससे यह सिद्ध हुआ कि राखलदास बनर्जी का ही मत सुरक्षित लिया गया। अगर बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो यहाँ पे नील की सभ्यता है, ठीक, ये यहाँ नील की सभ्यता है और यहीं इराक साइड में सुमेरियन सभ्यता, जैसे मेसोपोटामी सभ्यता कहते हैं, और यहाँ पे सिंधु घाटी की सभ्यता थी। ठीक, तो जो विदेशी मत थे उन्होंने कहा था कि यहाँ से जो है आके यहाँ पे बसे और इन्होंने सिंधु सभ्यता को बसाया। लेकिन अगर हम बात करें इन दोनों सभ्यता की, इन दोनों सभ्यता के अगर क्षेत्रफलों को जोड़ दिया जाए तो इन दोनों सभ्यता के क्षेत्रफल से जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी वो 12 गुना बड़ा थी इन लोग से। जो अपनी सिंधु सभ्यता थी वो इन दोनों के क्षेत्रफलों के योग के 12 गुना बड़ा थी। तो इसी आधार पे राखलदास बनर्जी के मत को ही माना जाता है। तो आइए अब हम इस के बाद आगे पढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं इस सभ्यता की विशेषता के बारे में। इस सभ्यता को नगरीय विशेषता भी कहा जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता इसे कहा जाता है। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता मानी जाती है क्योंकि यहाँ पे नगरों की सारी व्यवस्थाएं उपस्थित थी, जैसे नाली, सड़कें, पक्के घर आदि सभी थी। इसी आधार पर इसे प्रथम नगरीय सभ्यता माना जाता है। फिर इसे कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। इस सभ्यता में कांसे का उपयोग भी होता था, इसी आधार पर इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी माना गया है। ठीक, फिर बात करते हैं इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता से हमें जो भी लिखित साक्ष्य मिले हैं उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है और इन्हें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही
इसकी हम अध्ययन करते हैं, तो इसीलिए इसे अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। इसे शांति प्रिय सभ्यता भी कहते हैं, व्यापार प्रधानता की सभ्यता कहते हैं और विस्तृत सभ्यता भी कहते हैं। शांति प्रिय सभ्यता में कि अभी तक यहाँ जितने भी क्षेत्रों का खुदाई अध्ययन हुआ उन सभी क्षेत्रों में से कहीं पे भी औजार, युद्ध आदि के साक्ष्य नहीं मिले। इसी आधार पर इसे शांति प्रिय सभ्यता कही गई। व्यापार प्रधानता सभ्यता, व्यापार प्रधान की सभ्यता, यहाँ से तांबाओं की मुद्रा हमें प्राप्त हुई। इसी आधार पर इसे व्यापार प्रधानता की सभ्यता भी मान जाते हैं। विस्तृत सभ्यता, इसका क्षेत्र मैंने आपसे बताया कि ईरान मेसोपोटामिया की सभ्यता को अगर जोड़ दिया जाए उससे भी यह 12 गुना बड़ा सभ्यता है। इसी आधार पर इसे विस्तृत सभ्यता भी माना जाता है। तो अब आइए हम बात करते हैं इसके विस्तार के बारे में। तो आपको पता होगा कि इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक के क्षेत्रों में है। और ठीक, अगर हम बात करें, क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी भाग बताइए। तो सबसे उत्तरी भाग मांदा है, जम्मू कश्मीर में है। ये चिनाब नदी के तट पर है। ठीक, बात करें अगर इसके दक्षिणी भाग की, क्वेश्चन आता है कि इसका सबसे दक्षिणी भाग बताइए। तो इसका सबसे दक्षिणी भाग है दायमाबाद, जो प्रावरा नदी के तट पे स्थित है। फिर बात करते हैं इसके सबसे पूर्वी भाग की। तो इसका सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर, जो यूपी के मेरठ में है, या हिंडन नदी पे है। बात करें अगर इसके पश्चिमी भाग की, तो इसके पश्चिमी भाग का नाम सुकांगेडोर है, जो दास्क नदी के किनारे बसा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी हिस्से को बताइए। तो मैंने बताया कि सबसे पूर्वी हिस्सा उत्तर का वो मांदा है, दक्षिणी हिस्सा दायमाबाद है, पूर्वी हिस्सा आलमगीरपुर है और पश्चिमी हिस्सा सुकांगेडोर है। बात करें अगर इसके उत्तर और पश्चिम के बीच की दूरी, तो उत्तर से पश्चिम के बीच की दूरी है 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो है 1600 किलोमीटर और इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। और क्वेश्चन उठता है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है। तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। ये देखिए, ये तो इसका आकार कैसा है। तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। ठीक, इसका क्षेत्र मैंने आपसे बताया कि ईरान और मेसोपोटामिया की सभ्यता से 12 गुना बड़ा है। ठीक, वर्तमान में इसके 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं, जिनमें से 900 स्थल जो है वो भारत में है और भारत में गुजरात राज्य में इसके सबसे ज़्यादा स्थल हैं। और दोस्तों, मैंने आपको बताया दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है, ये गोदावरी नदी के तट पर है। ये गोदावरी नदी के तट पर है, ये गोदावरी नदी के तट पर है आपका दायमाबाद। तो ठीक, मैंने आज आपको इतना बताया और आपको मैं अब कल के वीडियो में इसके आगे वाले भाग में मैं आपको इसके हड़प्पा कालीन प्रमुख नगरों के बारे में बताऊंगा। इसमें बताऊंगा आपको हड़प्पा काल के प्रमुख नगर, इनकी खोज किसने की और इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आदि सभी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि अगर जैसे मेरी वीडियो देखिए, इसमें अगर आपको कोई कमी लगती हो तो उसे मुझे अवश्य बताएं। मैं इससे अब जो अपनी कमियां रहेंगी उसे मैं ठीक करूँगा। आप बताइए कि मैं ज़्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा धीरे तो नहीं बोल रहा हूँ, ये सब बताइए प्लीज़। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ठीक हो, धन्यवाद, जय हिंद।